Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great. This is your course instructor Amreen Ahmed, and today we'll be completing poem number 4, that is, Oh, Where Are You Going? I hope you have gone through the previous lecture in which we have discussed the text of the poem. I read it line by line and I explained it line by line to you people. Today we'll be seeing that what your book has to say about the theme of the poem, though we discussed the theme also, and then we'll be doing important or difficult words, and then the exercise. So what is the theme of the poem? When we were discussing the text of the poem, or when I was explaining it for you, I told you that this is actually a dialogue between a hesitant person or a person who is ready to take actions for his ambition, a determined person and a fearful person. बेसिकली ये एक सिम्बॉलिक किस्म का डायलॉग है बेटा. सिम्बॉलिकली एक डायलॉग है, दो लोगों के दरमियान भी हो सकता है, दो ताकतों के दरमियान हो सकता है. एक ताकत जो है बेटा वो डेवलपमेंट की फोर्स है, या जो आगे बढ़ने पे आपको उकसाती है, जब मोटिवेशनल फोर्स है कोई. और दूसरी क्या है? दूसरी है फियर, खौफ, जो आपको काम जो है वो करने नहीं देता. देखिए certain time what happens then when we try to adopt new things, or when we try to treat onto new into the new ways, so there is always fear. This element of fear actually create hindrance in your path. So here actually the writer or the poet W.H. Auden has shown with the help of a dialogue that how the fear of ourselves, the fear which resides in ourselves, the fear of society, the fear of culture, and the pressure of different economic and different social and cultural and religious pressure, they make us reluctant to take steps or reluctant to act. यही बताया गया, यही इसकी मेन थीम है. सी the poem in the dialogue between two imaginary persons personified as reader and writer. The writer is bold and courageous person, ambitious to take his way through thick and thin. Okay, so through thick and thin मतलब through any circumstances. एक जो इमेजिनरी पर्सन इन्होंने यूज़ किया है वो है बहुत फियरलेस है, डॉन्टलेस है, बहुत डिटर्मिंट है. तो वो जो है अपने हर फियर को शिकस्त देता हुआ अपने रास्ते की तरफ गामज़न है. और यही थीम है कि हमें भी यही चाहिए कि ऑपोजिट फोर्सेस जो है वो फोर्सेस विच हिंडर्स योर वे, जो आपका रास्ता रोकती हैं, आप उन फोर्सेस को इग्नोर करना है और आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना. द वे टू ग्लोरी एंड सक्सेस इज़ वेग and uncertain, but it can be paved through with courage and perseverance. यानी कि जो कामयाबी का रास्ता होता है वो अगरचे बहुत अनसर्टेंट होता है, वेग होता है, हमें क्लियर कट पता नहीं होता कि हम ये करेंगे तो उसके ये रिजल्ट्स आएंगे और हम कामयाब होते हैं. बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है. आपको पूरा अपनी एक हिकमत अमली बनानी पड़ती है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. यू हैव टू सी द सर्कमस्टांसेस एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन. एंड सर्टेन टाइम डिसीजंस गो रॉन्ग. कभी कभी आपके फैसले गलत भी हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना. लेकिन एक अच्छा और एक डिटर्मिन बंदा होता है जो अपनी मुश्किलात से सीखे और इसी वेगनेस और अनसर्टनिटी पे काबू पाए और क्या करे, इस रास्ते को स्मूथ करे. ये जो ग्लोरी का रास्ता है ये स्मूथ हो सकता है किसकी वजह से? एक तो वो हिम्मत ना हारे, और दूसरा वो मुस्तकिल जो है वो काम करता रहे, परसीवरेंस, परसू करे उसको मुस्तकिल, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ. Now coming to the glossary, fatal, I have already told you, its mean is lethal. Lethal means anything which can cause death, जानलेवा होना कोई चीज़. मिडन कहते हैं बेटा डंग हिल, यानी कि एक जो रिफ्यूज़ होता है उसका, या फीसेस होती हैं किनकी, जानवरों की, मवेशियों की, कैटल फीसेस जिसको हम गोबर भी कहते हैं, उस वो एक जगह अगर आप उसका पाइल अप कर दें तो वो मिडन कहलाता है. ऑर्डर कहते हैं बैड स्मेल को, बदबू. डिलीजेंट मतलब वेरी मच परसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग.
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक किस्म की रॉक होती है, एक किस्म का पत्थर होता है, ठीक, जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। डस्क कहते हैं डार्केस्ट स्टेज ऑफ ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट क्या होती है? ट्वाइलाइट शाम का या शाम का टाइम होता है बेटा, ऐसा टाइम ना अभी रात आई हुई होती है, शाम असल में ढल रही होती है, रात बस स्टार्ट होने को होती है, अभी शुरू नहीं हुई होती। तो दैट एज इज that time period is called twilight. And why do we call it twilight? Twi means two, light means रोशनी, लाइट। सो ये जो वक्त होता है दिन का, इसमें अक्सर हमारे पास दो रोशनियाँ मतलब देयर इज सर्टेन टाइम द सन विच इज़ सिंकिंग एंड द मून विच इज़ ऑलरेडी अराइजन। तो हम ऐसा होता है कि मून जो है या चाँद जो है वो निकल आ चुका होता है और सूरज जो है वो अभी डूब रहा होता है, तो दोनों बैक वक्त मौजूद होते हैं। दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट ट्वाइलाइट। हॉरर कहता है खौफ को। कमिंग टू द एक्सरसाइज, समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। नाउ यू नो व्हाट द पोएम इज, नाउ यू हैव टू समराइज द पोएम। समराइज कैसे करते हैं या समरी किस तरह बनाते हैं बेटा? There are 3 or 4 important points which you should keep in mind when you are writing a summary. First of all, आपने इसकी समरी करनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। जब आप समरी बनाते हैं, कीप इन माइंड दैट यू वुड राइट ओनली द पॉइंट्स विच राइटर है डिस्कस। जो बात आपको राइटर ने बताई है, आप समरी में बस वही लिखेंगे, उसको खुद से एक्सप्लेन नहीं करेंगे और ना ही कोई नई बात लिखेंगे। इसके अलावा जिस ऑर्डर में राइटर ने बात लिखी है, आपने भी उसी ऑर्डर में उसको समराइज़ करना है। यानी कि राइटर ने पहले स्टेंजा में एक बात की, आपने वही बात पहले पैराग्राफ में करनी है, दूसरा पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ, ठीक है? ऑर्डर को सेम रखेंगे। प्लस you do not insert, you do not add any new information from your own side, you do not interpret it, you do not explain it। ना ही आप अपनी तरफ से कोई नई उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे और ना ही उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो राइटर ने लिखा है। आपने सिंपल उसको क्या करना है, समराइज़ करना है। अब ये तो चूँकि पोएम है, अगर आप कोई टेक्स्ट, प्रोज टेक्स्ट समराइज़ कर रहे हैं तो एक जनरल सा फार्मूला है कि जितना आपका टेक्स्ट है उसका आप 1/3 कर देंगे उसकी लेंथ। फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स का एक टेक्स्ट है तो आप उसको क्या कर देंगे, 33 कर देते होते। These are the few points which you should keep in mind when you are summarizing anything. Answer the following question. This we will do after the third exercise, that is mark the statement true and false. Let's do true and false first and then we'll see the question answer. The valley is fatal when the furnace is burned. Now you have read. This is very true. The dusk will not delay on your path to pass. That is wrong, because dusk will delay. Your footsteps feel from granite to grass. Yes, that is quite right. The spot on your skin is a shocking disease. Yes, that is also correct. Okay, coming to answer and the question session, what kind of feeling does the poet create in the mind of his readers? Now, this is up to you. What do you want to write? Because you are the reader and this question is asking for a reader response. जब ये पोएम आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है? एक हॉरर की फीलिंग क्रिएट होती है, एक ऑफुलनेस क्रिएट होता है, एक डिस्गस्ट जो है वो हमारे अंदर क्रिएट होता है और हम एक रिलक्टेंस सा महसूस करते हैं। लेकिन इन दी एंड जो लास्ट की लाइंस हैं उन्होंने पोएम का पूरा ऑरा चेंज कर दिया और हमें मॉरल लेसन ये मिला है कि जनाब हमें अपनी जो पाथ है उसको बहुत ही परसू करना है, बहुत ही डिलीजेंटली। हाउ डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम? अगेन सेम है, उसको पढ़ने के बाद क्या महसूस करते हैं? पढ़ने के बाद हमें होप मिलती है, करेज मिलती है और हमें पता चलता है कि कामयाबी हमेशा उन लोगों को मिलती है जो कि अपने तमाम खौफ पर काबू पाकर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाई? ओ वेयर आर यू गोइंग? टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाई करता है कि वो खौफ जो हमारे अंदर मौजूद होता है लेकिन उसको क्रश करके जो है आपको आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा भी एक बात सिग्निफाई करता है, आप ये देखें कि टाइटल ऑफ द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। ओ वेयर आर यू गोइंग, ये एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है।
تو ایک اس کی سگنیفیکینس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بفور ٹیکنگ اینی اسٹیپ اور بفور ٹیکنگ اینی ڈیسیژن you have to see or you have to analyze all the aspect of it, and you have to carefully take the steps, and you have to avoid all the dangers within the path. ٹھیک ہے. Write down the rhyming words in the poem. You all know that what is rhyming scheme and what are rhyming words. I have already told you in the previous lectures. Rider, دیکھیں rider is not rhyming with any. Burn, made and return. Burn and return are actually uh, rhyming. See, the second line is rhyming with the fourth line, while the first and third lines are not rhyming. Again, we see that pass, grass. Second and fourth line rhyme kar rahi hai. Trees, disease. Second and fourth line. Fearer and there. تو یہاں بھی rhyme ہو رہا ہے. Another question is, explain the third stanza of the poem in your own words. Explanation میں آپ کو پچھلے لیکچر میں کرا چکی ہوں. So today we have completed this poem of ours, that is Oh Where Are You Going. We are done with the poem. We did the exercises, we did explanation previous week. So let's end it here, and tomorrow inshallah we will start poem number 5, that is In the Street of Fruit Stall. Before closing up the lecture, let me remind you that you have to mark your attendance and submit the attendance form. Plus, you have to subscribe the channel so that you will be updated about the daily lectures. And please go through all the lectures. This way, you will be preparing for your exams by staying at home. While staying at home, so stay home, stay safe, and keep connected with your education. Don't let any epidemic or pandemic or any danger to mar or to disturb your studies. Until then, take care. Allah Hafiz.